नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल फसाने अजायब में। आइए सुनते हैं शिवानी द्वारा रचित उपन्यास कृष्णकली भाग 14 मेरी यानी डॉक्टर वंदना की आवाज़ में। अस्त व्यस्त कमरे की छटा देखकर ही कली समझ गई कि गृह स्वामिनी बड़ी हड़बड़ी में ही निकल कर गई है। एक पलंग पर सिनेमा की पत्रिकाएं बिखरी पड़ी थीं, दूसरे पलंग पर पलंग पोस गुड़ी मुड़ी कर बिछा एक कोने से ऊपर तक उठ गया था। उसी पर उतारकर फेंके गए साड़ी ब्लाउज फ्रॉक बिखरे थे। इतनी बड़ी हो गई है जया, पर सलीका रत्ती भर नहीं सीख पाई। कौन कहेगा ये अंग्रेजी स्कूल की पढ़ी है। अम्मा फूहड़ पुत्री के अस्त व्यस्त कमरे भर में बिखरी चीजों को समेटती खिसियाए स्वर में स्वयं ही कैफियत देने लगी। करे भी क्या, मन चित ठिकाने पर हो तब तो काम में जी लगे। जया क्या ऐसी थी? अब तुझे क्या बताऊं बेटी, छूने से मैली होती थी लड़की। पहन ओढ़ कर बंगालियों में उठती बैठती तो सब कश्मीरा नहीं समझते थे। अम्मा का गला भारी हो आया। बुद्धिमती कली ने कुछ भी नहीं पूछा, पर उस दिन कठिनता से मिले एकांत के कुछ क्षणों में अम्मा उसके सामने सब कुछ उगल गईं। जया के दशांतर का फेर, बड़े जमाता के निर्लज्जतापूर्ण आचरण को लेकर कई बार सुलग कर दहक पड़ी गृह युद्ध की चिंगारी, कुछ भी कली से छिपा नहीं रहा। वह संकुचित होकर अनमनी सी हो गई। यह शायद अम्मा ने भाप लिया। अरे तू कौन पर आई है बेटी? कब से तेरी राह देख रही थी कि तू आए तो दो घड़ी बतियाकर जी हल्का करूं। दोनों मेरी कोख की जाई सगी बेटियां हैं, पर दोनों का जैसे मुझसे विश्वास ही उठ गया है। माया कहती है कि मैं जया का ही पक्ष लेती हूँ, और जया कहती है मैं तुम्हें भारी हो गई हूँ। अब तू ही बता बेटी, भला भैंस के सींग क्या कभी उसे भारी होते हैं? आंचल से आंखें पोंछती अम्मा ने खिड़की बंद कर दी। बाहर बाबूजी बैठे कुछ पढ़ रहे थे, शायद कहीं कुछ सुन न ले, और सुन लेने पर वह अल्पभाषी अनुभवी गृह स्वामी कभी भी अम्मा को घर का भेद एक सर्वथा अनजान विभीषण को बताने के लिए क्षमा नहीं कर पाएगा। ये कली खूब समझती थी, पर वो क्या स्वेच्छा से ही विभीषण बनी थी? जया का मन तो घाव से भरा है बेटी, अम्मा कहने लगी। जरा किसी ने हिला भर दिया कि घाव दुख गया। माया को लाख समझाती हूँ कि तू ही चुप रह, पर माने तब ना। मैं इलाहाबाद गई तो सुना माया ने जीजा से कुछ ऐसी ही ओछी बातें कह दी कि शर्म नहीं आती, ससुराल में पड़े पड़े रोटियां तोड़ रहे हो। बस सामान बांध बोध कर जयलू ही निकल पड़ी। स्टेशन से मनाकर तेरे बाबूजी लौटा लाए। मेरा भाग्य ही खोटा है और क्या। छोटी बहू के लिए इतना किया, वह हमारे मुख पर कालिक पोत कर चली गई। प्रवीर की शादी न करने की जिद टूटती तो शायद कुछ मनहूसी कटती। अभी नहीं, अलीपुर के पांडे जी ने अपनी चारों बेटियां इसके सामने धर दी थी। भाई ले, जो पसंद हो उसी से तेरे फेरे फिरवा दें। ऐसा भला कोई कर सकता है? उस उदार पिता का पूर्ण परिचय पाने की कली को ललक हो उठी। क्या उदार पांडे जी की चारों अविवाहित परियां अभी भी लल्ला के सामने हाथ बांधे परेड कर रही होंगी? किया करे, उसका माथा क्यों दुखा जा रहा है? पर कुछ क्षण चुप रहकर भी कंठ में अटके प्रश्न को नहीं रोक पाई। तो क्या चारों में से एक भी पसंद नहीं आती? अरे क्या, अब क्या चारों धरी रखी हैं बावली? अम्मा कटी सुपारी के लच्छों को निरर्थक काटने लगी। चुन्नी मुन्नी सुन्नी तो एक से एक घर चली गईं। ऐसे ग्रह थे सुना उनकी लड़कियों के कि जहाँ जाएं वहाँ राज करें। किसी का बुधादित्य योग तो किसी का केंद्रस्थ बृहस्पति। अब सबसे छोटी कुन्नी बची है, ऐसी सलोनी छवि की बस भूख भागे है देखकर। अभी तो देखकर लौटी हूँ, रंग नक्शा सब एक से एक बढ़कर, बस जरा तंदुरुस्त है। असल में आज बड़ी मुश्किल से मना मुनु कर उसे ले गई। पांडे जी का बड़ा आग्रह था कि एक बार कुन्नी को देख भर ले। तब क्या देखा, कली को अब चौथी पांडे सुता के स्वयंवर की व्यू रचना में बड़ा आनंद आ रहा था। खाक देखा, अम्मा आंचल को मफलर की तरह गले में लपेट कर बैठ गईं। हम सब एक ही कमरे में बैठे रहे। कुन्नी ने ऐन मैन बंगाली लड़कियों की तरह रविंद्र संगीत गाकर सुनाया, स्पंज के रसगुल्ले बनाकर हमें खिलाए, पर इससे एक चाय पीकर वहाँ रुका नहीं। मारे शर्म के मेरा सिर झुक गया। क्या सोचते होंगे वे लोग? लड़की बेचारी गाना पूरा भी नहीं गा पाई थी कि बीच में उठकर चला गया भैया। कहने लगा मुझे अपने किसी दोस्त से मिलने जाना है, तब से गायब है। कल ही अचानक बिना कुछ कहे ही उठ गई। बरसाती के निकट आती कार का परिचित हॉर्न शायद उसने सुन लिया था। पता नहीं उसे एकांत में अम्मा से खुसुर फुसुर करते देख गृह के 25 सदस्य उसके विषय में क्या सोच बैठे। मैं चलूं अम्मा? सुबह से एक जगह स्थिर होकर 2 घड़ी बैठ नहीं पाई हूँ। आपने ऐसे प्यार से बुलाकर खिलाया ना होता तो शायद भूखी ही सो जाती। वह हंसी
पर उसके कांपते होठों के दोनों अस्थिर कानों को अम्मा ने देख लिया। आगे बढ़कर उन्होंने उसकी दोनों दुबली कलाइयां थाम लीं। बाहर से ऐसी आनंदी दिखने वाली लड़की का क्या इतने बड़े संसार में कहीं कोई आत्मीय नहीं होगा? एक बार बड़े संकोच से उन्होंने उसके अजान कुल गोत्र के माता पिता का अता पता पूछने की चेष्टा की थी, पर हंसकर ही वो रहस्यमय लड़की प्रश्न को टाल गई। फिर स्वयं अम्मा का स्वभाव खोद खोद कर बातें पूछने के पक्ष में नहीं था। घड़ी भर और सुस्ता लेना, उस निगोड़े कमरे में भी तो अकेली ही रहेगी। कल ही कुछ कहने ही जा रही थी कि जूते की चर्रमर सुनकर चौकन्नी हो गई। पलक झपकते ही प्रवीर द्वार पर आकर खड़ा हो गया, सारे चेहरे पर बिखरे धूल भरे बाल और सूखा सा मुंह। अम्मा ने अचकचा कर कली के हाथ छोड़ दिए। अपने इस कुछ न कहने वाले लड़के से वो बहुत डरती थी। जिस लड़की को वे घड़ी भर पहले बाहों में भर भर कर बार बार पल भर सुस्ताने का आग्रह कर रही थी, उसी से निष्कृति पाने के लिए वे अब मन ही मन ठाकुर जी का स्मरण करने लगी। यह उनकी मुंह लगी नादान लड़की कहीं लल्ला से कुछ उल्टा सीधा मजाक न कर बैठे। कली एक क्षण को उस लौह पुरुष की कठोर मुद्रा से सहम गई, पर दूसरे ही क्षण उसने अपने स्वभाव के विपरीत भागे जा रहे चित्त के भीरू अश्व को एक ही कड़े चाबुक से साध लिया। वह मुस्कुराकर द्वार पर खड़े सामान्य से परिचित प्रवीर को बड़ी अंतरंग दृष्टि से देखकर कहने लगी, आज सुना आपने हमारी अम्मा को बहुत परेशान किया। असल में ये बात है अम्मा। वह फिर अम्मा की ओर मुड़ती हंसकर कहने लगी, आपके बेटे बहुत दिनों बाद कलकत्ता लौटे हैं, इसी से ये नहीं जानते कि अब यहाँ मुफ्त में मिली मिठाई ऐसे नहीं छोड़ी जाती। यहाँ तो छेना दूध की मिठाई को ही कानून में निषिद्ध कर दिया गया है। और वह उसी दर्पण मुद्रा में सुडौल ग्रीवा को सुदूर मुर्ग की बात उठाती बाहर चली गई। अम्मा मन ही मन थरथर कांपती रही। कनखियों से उन्होंने प्रवीर के तमताए चेहरे को देख लिया था। अब हो न हो आज ही इस अभागी लड़की का बोरिया बिस्तर बांधकर बाहर पटक कर रख देगा। दोस्त तो उन्हीं का था। एकांत में कली को बतला दिया होता कि बेटी, मेरे इस दुर्वासा बेटे से कभी भूल कर भी हंसी मजाक मत कर बैठना। अब तो जो होना था हो गया। क्रोध के मारे प्रवीर सचमुच कांप रहा था। ऐसी सस्ती लड़की के सामने अम्मा ने घर का पूरा चिट्ठा खोल कर रख दिया। अम्मा, वो माँ के एकदम पास आ गया। मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ, इससे कहो अपना वाक्य पूरा भी नहीं कर पाया था कि बाबूजी अगवा लिए कमरे में आ गए। क्यों बिगड़ रहे हो बेटा? शांत स्वर के ठंडे छींटों ने क्रोध के उफान को एकदम बिठा दिया। इतने दिनों से बेचारी लड़की यहाँ रह रही है, हमें पता भी नहीं रहता कि कौन रहता है। तुम नौकरी में इतनी दूर हो, लड़कियां पराए घर की हैं, आज हैं तो कल नहीं। तुम्हारी अम्मा का जी बहला रहता है, वह भी क्या करेगी? बहू बेटियां होती तो अलग बात थी। कभी टेढ़ी बातें न कहने वाले पिता का तीखा व्यंग प्रवीर समझ गया। आज बाबूजी उससे वैसे ही बिगड़े होंगे। पांडे जी उनके एकमात्र मित्र थे, फिर उनकी अभागी पुत्रियों से लदे कल्पतरु की पत्तियां जैसे कभी झड़ती ही नहीं थी। जब घर आता तब सुनता पांडे जी की एक पुत्री का विवाह हुआ। यह दिया वह दिया और भाग्यशाली जमाता को अपने खर्चे से बिलायत भी भेज दिया। फिर भी एक न एक अविवाहिता पांडे सुता का लुभावना फल उसकी प्रतीक्षा में कल्पतरू सा लटका ही रहता। इस बार की छुट्टियां चौपट करने को भी एक लड़की और बच गई थी। एक तो उस योग्य सुपुत्री की प्रशंसा सुन सुनकर ही उसे चिढ़ हो गई थी। जब देखो तब दोनों बहनें माँ बहन हुई उसी का पुराण खोलकर बैठ जाते। 3 विषयों में MA किया है, बाप के कोट पैंट भी घर पे सिलती है, आकाशवाणी से रविंद्र संगीत गाती है, उस पर एकदम कच्चे वयस की ना होने पर भी अल्हड़ लगती है। उससे कहो अम्मा अपने बाप को ही कोट पैंट का सत्यानाश करे, या मेरा कार्टून बन उससे कहो अम्मा अपने बाप के ही कोट पैंट का सत्यानाश करे, या मेरा उससे कहो अम्मा अपने बाप के ही कोट पैंट का सत्यानाश करे, या मेरा कार्टून बनाने न पधारे। मुझे उससे कहो अम्मा अपने बाप के ही कोट पैंट का सत्यानाश करे, यहाँ मेरा कार्टून बनने आने न पधारे। मुझे ऐसी ही योग्यता ढूंढनी होगी तो दर्जी की बेटी ले आऊँगा। वाह वाह, घर के सिले कपड़े पहन एम्बेसी में चले जा रहे हैं डिप्लोमेट। इतना भी नहीं जानती अम्मा कि कोई भी समझदार आदमी बीबी के सिले कपड़े नहीं पहनता। अम्मा बेचारी आंखें पोंछती भीतर चली गई थी। उस दिन प्रवीर गाने के बीच से उठ अवश्य गया था, पर चलते चलते उसने कुन्नी की एक झलक देख ली थी। स्वस्थ गोरी कुन्नी की कर्णचुंबी आंखों के सदे कटाच ने ब्रह्मचारी का अचल हृदयासन क्षण भर को विचलित कर दिया था। लड़की का कंठ असाधारण रूप से मीठा था। यही नहीं, कमर से भी नीचे झूलती मोटी बेड़ी
नितंबनी की मतगैंसी चाल और चमचमाती दंत पंक्ति पिता के वैभव की बैसाखियां लगाए बिना भी बड़ी सुगमता से किसी भी पुरुष के हृदय द्वार को कठिन अर्गला खोलकर प्रवेश कर सकती थीं। प्रस्ताव निसंदेह विचारणीय था। पहाड़ी समाज में ऐसी लड़कियां सहज में नहीं जुटती। पांडे जी के यहाँ उसके पूरे परिवार को किस लिए निमंत्रित किया जाता है वह खूब समझता था। 2-3 वर्ष पहले की बात होती तो शायद वह भड़क उठता, पर अब संपन्न ग्रह का सूर्य अस्तगामी दिशा की ओर डूबता जा रहा था। जया के पति की लज्जा स्वयं उन सबकी लज्जा बन गई थी। पांडे जी के साथ संबंध हो जाने पर वह दामोदर को समय रहते उबार सकता था। पांडे जी के पिता का प्रशासन में बहुत गहरा प्रभाव था। अभी भी आए दिन वे अपने प्रभाव का चेक बुनाते रहते हैं। पिता ने कहा था, उनकी लड़कियों के लिए कभी लड़कों का अभाव नहीं रहता। स्पष्ट था बाबूजी उसके काबुल जाने के पहले उसे सगाई के बंधन में बांधना चाहते थे। इसी से बार बार अम्बा से लड़की को एक बार देख लेने भर का आग्रह प्रवीण टाल नहीं पाया। एक तो जया के दुर्भाग्य को लेकर अम्मा दिन रात घुलती जा रही थी। न हो थोड़ा मन बहलाव ही हो जाएगा, फिर देखने से भला क्या दोष था। वही आंखों की शक्ति तो कम नहीं हो जाएगी। आज तक क्या उसे एक भी पहाड़ी हूर पसंद आई थी जो वह आ जाएगी। एक बार देख लेने में उसमें एक न एक नुक्स निकालकर प्रस्ताव के खोटे सिक्के सा ही फेर देगा। बस फिर छुट्टी। न पांडे जी की कोई पुत्री ही फिर रह जाएगी, न पैदा करने की उनकी उम्र। बिना आपत्ति किए ही चल दिया तो चतुरा जया का माथा ठनका। देख लेना अम्मा, दद्दा हमें बुद्धू बनाने जा रहे हैं। पहले से ही तय कर लिया होगा कि लड़की राह पसंद कर देंगे। छोड़ो भी दीदी, माया बड़ी बहन पर बरस पड़ी। तुम्हें तो अच्छी बात भी आजकल सोचती ही नहीं। मैं भी देखूं कुन्नी में क्या नापसंद करते हैं। ओढ़ने वाले ओढ़ लें, बिछाने वाले बिछा लें, ऐसी लड़की है कुन्नी। बात माया ने पते की थी। लड़की में कहाँ कोई दोष था। भरे भरे अंगों का सौष्ठव उठते बैठते गदराते यौवन की किरणें सी छोड़ता था। गाने को वह रविंद्र संगीत ही गाती थी, पर छठी दस्टोन और गुड़चड़ी के अनमोल गीतों से दिशाएं गूंजती। वह अपने स्वस्थ पुष्ट हथेली की चोट से ढोलक को दबाते सब गुजा देती तो पर्वतीय समाज की अधिकांश पार्श्व गायिकाएं धराशायी हो जाती। तब बुलंद आवाज में किसी दक्ष कव्वाल के सितार सप्तक को छू लेने की प्रतिभा चमकने लगती। ऐसे मधुर कंठ की स्वामिनी जो अतुल प्रसाद और रविंद्रनाथ के सुमधुर संगीत का मधु घोल कर बंगवासियों को भी संबोधित कर लेती। बन्नी की दादी को ले गया मुसल्ला, मोहल्ले में शोर मचा रे, गाकर किसी भी संस्कार उत्सव को रंगीन बना सकती है। यह देखकर माया दंग रह गई थी। उसने प्रतिभाशालिनी कुन्नी के दोनों रूप देखे थे। रविंद्र साहित्य वासर में कितनी तालियां बजी थी उसके गाने पर। जब यहाँ राजेश्वरी दत्ता, कनिका देवी और सुचित्रा मित्रा जैसे प्रसिद्ध रविंद्र संगीत की सुगायिकाएं भी उससे पहले गाना गा चुकी थी, फिर तिवारी जी के बेटे की गुड़चड़ी में उसके गाए बनने सुनने का पूरा जनवासा उलट पड़ा था और एक बाराती तो टेप रिकॉर्डर ही खोल के बैठ गया था। रंग रंग कर मरे जाते हो ना दद्दा, देखना जरा उसका कम्प्लेक्शन, हम सब हपसिए ने लगेंगी उसके सामने। तो मेरा नाम ना बदल देना। क्या हाइट है उस पर, एकदम 5 फीट 4 इंच। अच्छा रहने दे, प्रवीण ने उसे झिड़क दिया, पर फिर भी वह चुप नहीं हुई। हाइट ही से कुछ नहीं होता, मांस भी ठीक ठीक चढ़ाया है भगवान ने, न 1 इंच इधर न 1 इंच उधर, एकदम सतर चाल। हमारे पहाड़ की लड़कियों की तरह कंधे झुकाकर नहीं चलती लड़की। हमें तो अम्मा ने कभी सीधे होकर चलने भी नहीं दिया। फिर रही सही कसर ससुराल ने पूरी हो गई। पति की ओर व्यंगपुर कटाक्ष से देकर वह साड़ी बदलने चली गई थी। पांडे जी के विराट गृह की शोभा दर्शनीय थी। उनकी महल नुमा कोठी किसी राजस्थानी नरेश ने बड़े शौक से अपनी नई पत्नी के लिए बनवाई थी। पहले ही पसों में सुकुमारी रानी चल बसी और अध बनी कोठी को मिट्टी के मोल बेचकर नरेश विदेश चला गया। दीवारों पर यामिनी राय के चित्रों की चौकोर बड़ी बड़ी आंखों की एक लंबी कतार दूर तक चली गई थी। दूसरी ओर अत्याधुनिक चित्रकारों द्वारा चित्रित विचित्र शैली के तांत्रिक प्रतीकों को प्रवीण ने देखते ही पहचान लिया। शायद गृह स्वामी स्वयं भी उनकी दुरूह रेखांकित विषम आकृतियों को नहीं समझते होंगे। पांडे जी स्वयं उनकी आगमनी में नम्रता से दोहरे होकर रह गए थे। मैं अभी कुन्नी की माँ से यही कह रहा था कि आज यह निश्चय ही हमारे पूर्वकृत पुण्यों का फल है जो आप सब परिवार यहाँ पधारी हैं। झुककर उन्होंने ठेठ पहाड़ी कायदे से अम्मा के चरण छूकर दोनों हाथ माथे से टिका लिए थे। बाचाल मुखर बातों के इंद्रजाल में अतिथियों को पल भर में बांध लेने चिकने चुपड़े चेहरे और चमकते माथे के स्वामी
हसमुख पांडे जी ने बड़े प्रेम से प्रवीर को अपने सोफे पर बिठा लिया। प्रवीर को इस प्रकार बरबस खींचकर अपने पास बिठा लेने में पांडे जी को जरा भी संकोच नहीं हुआ, पर प्रवीर को ऐसे प्रेम दर्शन का अभ्यास नहीं था। वो जरा हटकर बैठने की चेष्टा कर ही रहा था कि पांडे जी बड़े स्नेह से उसकी पीठ थपथपाकर कहने लगे, अब क्यों विदेश मंत्रालय पर जोर डलवाकर तुम्हें सेंटर में बुलवा ही लेता हूँ। उस व्यवसाय पटु कुटिल व्यक्ति के चरित्र की सारी कुटिलता बड़े ही स्पष्ट अक्षरों में उसके चेहरे पर निखर आई थी। उसकी अस्थिर गतिविधि देखकर प्रवीर दंग रह गया था। जो एक क्षण भी सोफे पर स्थिर होकर नहीं बैठ सकता, वह दफ्तर की नीरस बही खातों में घंटों तक डूबा दत्तचित्त होकर कैसे बैठा रहता होगा। जितनी देर प्रवीर वहां बैठा रहा, पांडे जी को जैसे 100 पिस्सू काटे जा रहे थे। कभी उछलते, कभी दोनों हाथों की मुट्ठियां बांधे उछलकर सोफे पर पालती मारकर बैठ जाते। जब प्रवीर रसमयी गोष्ठी के बीच से अचानक उठकर चला आया तो बहनों का दिल डूब गया। अकेली अम्मा को कुछ विशेष निराशा नहीं हुई थी। अपने अपूर्व पुत्र की रुचि को वे उसे गर्भ में रखकर भी क्या नहीं जानती। पांडे जी की दुविधा कितनी ही गुणी सुंदरी सौम्य मना क्यों न हो, ऐसे कुटिल व्यक्ति का जमाता बनना वह कभी स्वीकार नहीं करेगा। पर बड़ी देर तक इधर उधर घूम घाम कर वो माँ को अपनी स्वीकृति के सरप्राइज का तोहफा ही देने आया था। घर आते ही अम्मा के साथ उस विस्कन्या को देखकर वो बिफर गया। ऐसी बेया लड़की उसने कभी नहीं देखी। सब कुछ जानकर भी कैसी भोली अनजान बनती है। अम्मा ना होती तो शायद वह उसे वहीं पर मजा चखा दे। ठीक है, वह भी अम्मा के सामने एक ही शर्त रखेगा, विवाह की स्वीकृति के साथ ही अम्मा को इस दस्यु कन्या को घर से बाहर कर देना होगा। जो चलती ट्रेन की राह चलते निरीह यात्रियों की जेब कतर सकती है, वो गृह की स्थायी सदस्य बनकर भोली अम्मा को कभी भी दिन दहाड़े लूट सकती है। पर दूसरे दिन उठते ही जिसे बाहर निकालने का निश्चय प्रवीर ने किया था, वो स्वयं ही उसके कुछ कहने से पहले ही कहीं चली गई थी। द्वार पर लटके बंद ताले को देखकर उसने चैन की सांस ली। अब वो अम्मा के बरसों के मुरझाए म्लान चेहरे पर अपनी अप्रत्याशित घोषणा से आह्लाद की रेखाएं खींच देखना चाहता था। कितने दिनों बाद उसे अपने गृह का एकांत मिला था और वो जैसे चाहे वैसे गृह का निरंकुश सम्राट बन लुंगी बांधे इधर उधर घूम सकता था। सामने का ही कमरा उस दुरंत छोकरी को देखकर अम्मा ने घर की प्राइवेसी ही खत्म कर दी थी। जया और दामोदर का मनोमालिन्य भी इधर खतरनाक तीव्र गति से बढ़ता जा रहा था। जैसे दब्बू पालतू कुत्ता भी मालिक की सह पाकर अपने छेड़ने वाले को और दांत दिखा दिखाकर धमकी से गुर्राने लगता है, ऐसे ही जया भी अब मायके की देहरी में आकर दिन रात निठल्ले पति पर गुर्राती रहती। उसके कमरे से ही सटा प्रवीर का कमरा था और एक सकरी सी गैलरी के व्यवधान के बाद पड़ता था कली का कमरा। वैसे वो बहन बहनोई के क्रोध में ऊंचे उठते स्वर को सुन लेता था, वैसे ही निश्चय वह अपरिचिता भी सुनती होगी। मध्य रात्रि की निस्तब्धता में गूंजते बहन के अमानवीय आरोप सुनकर कभी कभी उसके जी में आता वह दामोदर की गर्दन पकड़कर बाहर निकाल दे। क्या यह सचमुच संभव था कि वह सुदर्शन व्यक्ति हृदय का ऐसा काला था? और भला यह जया भी कैसी मूर्खता थी। 8-9 वर्ष की पुत्री साथ सोती है, क्या माता पिता की नित्य की चकचक वह नहीं समझती होगी? वह समझने या न समझे, एक सर्वथा पराई अनजान लड़की प्रवीर के अब तक संभ्रांत प्रतिष्ठित कुल की क्रमशः मलिन पड़ती मर्यादा को देख ले, ये वह नहीं चाहता था। अपने विवाह के शर्त के साथ वह यही कड़ी शर्त रखेगा, तभी उस छोकरी से पीछा छूटेगा। पर अम्मा से कहेगा कैसे? बरसों से विवाह के लिए नाना कहते कहते अब अचानक माता पिता की पसंद की गई लड़की के लिए स्वीकृति देने में उसे बार बार गहरी पराजय का परिताप संकुचित किए जा रहा था। क्या कहेंगी दोनों बहनें? जया कुछ कहे न कहे, माया निश्चय ही एकांत में नवीन से कहेगी, देखो ना क्या कहा था मैंने, कुन्नी को एक बार देख लेने में भला कोई मना कर सकता है? पर पूरे घर में माया ही एक ऐसी थी जिसके मध्य से वो अपनी बात अम्मा तक पहुंचा सकता था। पहले उसने माया को एकांत में बुलाकर अपना निश्चय सुनाया तो उसकी आंखें विस्फरित हो गईं। सच कह रहे हो या फिर अपना कोई ऊट पटांग मजाक दोहरा रहे हो? सच कह रहा हूँ, जा अभी जाकर अम्मा से कह। पर देख, अम्मा से कहना है इसके साथ मेरी एक शर्त भी माननी होगी। माया को फिर किसी भी शर्त को सुनने का अवकाश ही कहा था। क्षण भर जैसे किसी ने पूरे घर की उदासी को उल्लास की अदृश्य जादुई छड़ी से फेर कर दूर भगा दिया था। पांडे जी फोन पर समाचार पाते ही मिनटों में मोटर भागते टोकरियों में फल मिठाई भरकर स्वयं चले आए थे। यह सब क्यों लाया? अम्मा ने सकुचाए स्वर में कहा। तो बनावटी क्रोध से तो नक उठे। वाह जी वाह, यह तो वस्त्राभावे पुष्पम है। भला खालिया तो अपने समधीन से मिलने चला आता। फिर कुन्नी की माँ ने झटपट पत्रा भी देख लिया
बोली, अच्छा दिन है, लगे हाथों शगुन भी कराइए। लाल मखमली थैली में 2 सोने की भारी मोहरें भी लेते आए थे, एक समधी के लिए, दूसरी जमाता के लिए। घर के दोनों दामादों की हथेलियां भी पर्याप्त धनराशि से गर्म कर चलते चलते रविवार की दावत का निमंत्रण भी देते गए थे। तीनों लड़कियों को तार कर दिया। सोचता हूँ उस दिन कुछ मिलने मिलाने वालों को न्योत कर सगाई की एक मुहावरल दावत भी डेल डालूं। असल में हमारी कुन्नी सब इष्ट मित्रों की बेहद मोह लगी है। इसी से सब बड़े कीन है कि हमारे भाभी जबाई राजा को एक बार देख लें कि हम उनकी दुलारी कुन्नी के लिए सुपात्र जुटा पाए हैं या नहीं। फिर उनकी आंखें चौधियाने का कुछ हमारा भी ओछापन है। बड़े अपनत्व से उन्होंने सुदर्शन जमाता की चौड़ी पीठ थपथपाई और बार बार सब परिवार पधारने का मीठा निमंत्रण देकर चले गए।